This conference will now be recorded. See, we left this topic in between, dipole in a uniform external electric field. We have already calculated electric field of dipole on its axis and on its equatorial plane. But after that, this one more topic was there, that what happens when you place a dipole in external uniform electric field. External electric field means सोर्स चार्ज कुछ और है. इसके पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे डाइपोल वाले, उसमें हम डाइपोल के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है उसके एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये हमने ढूंढा था. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के वजह से नहीं है. डाइपोल को हमने किसी और सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं. Here we are going to study just how a dipole behaves when it is kept in external electric field. Now, external electric field can be of two types. First, you can see here, right now we are considering the external electric field to be uniform. इसके बाद हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है. So in this condition, just see, this is the direction of electric field. This is the external electric field. So ये जो arrows draw किए हैं, this 1, 2 and this 1, 3, they represent the external uniform electric field. Now, as you all know, the direction of electric field is always from positive to negative. ये आपको plus और minus ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. This is for your understanding that the direction of electric field will always be from plus to minus. अब इस electric field के अंदर हमने ये dipole रखा हुआ है. Just see, this is the dipole, plus q and minus q. The direction of a dipole is always from minus to plus, opposite to that of electric field. आप फिगर में देखो electric field का direction कैसा है, it is from plus to minus, whereas dipole का direction हमेशा minus से plus के तरफ होता है. और ये हमारा dipole moment, ये पिंक कलर के एरो से जो दिखाया है. So now just see what is the angle between the electric field, external electric field and the dipole. That angle is theta. ये ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है. So angle between the dipole and the external electric field is theta. अब हम देखेंगे कि ये जो डाइपोल है ये कैसे बिहेव करता है जब हम इसको ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं. ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो कैसा है, यूनिफॉर्म है. मतलब कि ये वाला जो चार्ज जो इस पोर्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पोर्शन में है, और ये वाला चार्ज प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पोर्शन में है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में कैसा होगा, सेम होगा. ये एक चार्ज पार्टिकल है. सो हम फॉर्मूला जानते हैं कि whenever a charged particle is kept in an electric field, then the force acting on the charged particle is going to be charge multiplied by electric field. तो सपोज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो F2 है, Q into E, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज सपोज F1, दैट इज माइनस Q into E. अब अगर आप देखो तो ये दोनों ही फोर्सेस F1 एंड F2 दोनों ही मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, जस्ट सी दे आर सेम. क्योंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल में Q एंड दिस माइनस Q एंड प्लस Q दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं. हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था. इसका मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये F1 और ये F2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे. एंड व्हाई द डायरेक्शन इज अपोजिट, बिकॉज दिस चार्ज इज नेगेटिव एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बोला इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मतलब कि ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वक्त
कौन से रीजन में है, ये देखो ये पॉजिटिव रीजन में है। सो होगा क्या कि ये पॉजिटिव रीजन क्या करेगा, ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1. Now here, this is our positive charge. It is placed in negative region of electric field. So now see what will happen. Force will be acting on this positive charge in upward direction. ये नेगेटिव पोर्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ऊपर वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ओवरऑल आप फिगर में दोनों फोर्सेस को देखो, F1 एंड F2, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जनरली जब ऐसा होता है कि वी हैव टू फोर्सेस, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम क्या कर देते हैं कि दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बट वो चीज यहां पर नहीं हो सकती है। इफ यू सी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, F1 का लाइन ऑफ एक्शन देखो कैसा है और F2 का लाइन ऑफ एक्शन देखो कैसा है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। F1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सी दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1, whereas F2 इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2, means there is some perpendicular distance between the line of action of F1 and line of action of F2. So ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, और जब भी ऐसा होगा तो ये हमारा जो डाइपोल है इसके ऊपर क्या होने लगेगा, एक टॉर्क एक्ट करने लगेगा। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इसको ऐसे खींचेगा, ये F2 वाला जो फोर्स है वो उसको ऐसे खींचेगा। मतलब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो हम कैसे स्टीयरिंग को घुमाते हैं, वैसे ही ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और ये हमारा जो डाइपोल है वो रोटेट करने लगता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये रोटेट करके कहां जाएगा, ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। देखो, मींस जब हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस तरीके से कि देयर इज सम एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू डू, it will try to align the dipole along its direction. ऐसे बना देगा वो डाइपोल को, और ऐसे इसने गोल कैसे घुमा दिया, ये जो हमारा डाइपोल है उसको वो रोटेट करवा रहा है। रोटेट करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम फोर्स नहीं बोलते हैं, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो इस कंडीशन में as the forces were same, F1 and F2 forces were equal in magnitude, तो यहां पर कोई लीनियर फोर्स नहीं लगता है। मतलब हमारा जो डाइपोल है वो ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं करेगा, इट विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट रोटेशनल मोशन करता है। ये हमारा डाइपोल ऐसे घूम के इसके डायरेक्शन में आ जाता है इस तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो डाइपोल है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। तो वो टॉर्क का हम फॉर्मूला ढूंढेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला देखो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। दिस इज ऑलरेडी व्हाट वी हैव स्टडीड, दीज आर द टू फोर्सेस, the total force acting on the dipole is going to be 0, so translational equilibrium में रहेगा हमारा dipole, but line of action of forces are different, therefore torque will be acting on the dipole. ये तो टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो अभी बाद में देखते हैं। फर्स्ट जस्ट सी द फॉर्मूला फॉर डाइपोल। You have studied this formula of torque in 11th standard. Torque was R cross F. आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, so it will become RF sin theta. फिर इसको हम इस तरीके से लिखते थे, this is the force. And what is this R sin theta? R sin theta was the perpendicular distance of line of action from origin. यहाँ पर ये R sin theta क्या हो जाएगा, just read it. It is the perpendicular distance between two anti-parallel forces. अगर आप फिगर देखो, अगर आप फिगर देखो तो just see what is your R sin theta. It is going to be 2A sin theta. फिगर में से देखते हैं, just see here. This is the force F1 and this is the force F2.
If I want to find out the perpendicular distance between these two lines, F1 वाला line और ये F2 वाला line, हम इसको अगर elongate करें तो ये वाला dotted line देखो आप, this is the perpendicular distance between F1 and F2. तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इस फिगर को, तो ये मुझे क्या दे रहा है? इट इज गिविंग मी अ राइट एंगल ट्राइंगल. जस्ट सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है मुझे. मुझे क्या चाहिए था इसमें से? आई वांटेड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. इसको कैसे मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ? फ्रॉम द फिगर आई हैड दिस वैल्यू, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल वाज थीटा. अब यहां पर आप देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो आई कैन से दैट दिस इज अ ट्रांसवर्सल. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. सो इफ दिस इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा. So now from this right angle triangle, if I apply the formula of sin theta, then sin theta is equals to opposite side upon hypotenuse. Hypotenuse क्या है आप देखो, that is the distance between two charges of dipole. और dipole के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a, वो हम जानते हैं. So from the formula of sin theta, opposite upon hypotenuse, हम ये opposite side का इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. So ये क्या मिल जाएगा हमें? opposite side will be sin theta into hypotenuse. So ये 2a hypotenuse की वैल्यू है और ये हमारा sin theta. तो इस तरीके से we are obtaining the distance between this F1 and this F2. So this is the distance between two, this is a perpendicular distance between two anti-parallel forces, 2a sin theta. So वो चीज हमने यहाँ पर substitute कर दी है. See, perpendicular distance between two anti-parallel forces. तो वो हमने वहां फिगर में से substitute कर दिया. Now, what is this force? यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस फिगर में अगर आप देखो तो we are having charges और उन चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, as we have kept those charges in electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखो तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर? Q into E. So हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है. Now just see from here, I can separate out this Q and 2a. तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है. ये E sin theta as it is पीछे कॉपी कर लिया है. Now what is this Q into 2a? This is dipole moment. ये हमने पढ़ा है. So instead of this Q into 2a, we are substituting here P. अब ये तो देखो किसका फॉर्मूला बन गया है? This is P cross E. So हमारे टॉर्क का फॉर्मूला हमको मिल गया है. It is P cross E. So this is the torque acting on a dipole when it is kept in a uniform external electric field. अब देखो फिर से again. See, this was our dipole. It was kept in uniform external electric field. हमने कुछ एंगल बना के रखा था. ये डाइपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रोटेट करवा के इस तरीके से अलाइन करवा देगा और उसके लिए कौन सा टॉर्क एक्ट करेगा? Tau is equals to P cross E. So that formula we have obtained. Okay, अब ये टॉर्क का डायरेक्शन अगर आपको कोई पूछता है कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये भी हम जानते हैं. दिस आल्सो यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लेते हो दो वेक्टर्स का, तो द प्लेन फॉर्म्ड बाय P एंड E, उससे परपेंडिकुलर होगा हमारा टॉर्क. सो अब हम हमारी फिगर में देख लेते हैं. यहाँ पर दिस इज अवर P एंड दिस इज अवर E. सो दोनों ही हमने ये जो पेज है उसमें ड्रॉ किया है, पेज के प्लेन में है P और E दोनों. सो P क्रॉस E जब हम करेंगे तो टॉर्क कैसा होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज. अब वो ऊपर आएगा या पेज के बाहर आएगा या पेज के अंदर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? विल बी यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. हम स्क्रू को राइट हैंड में पकड़ेंगे और फिर उसको रोटेट करेंगे. कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम P टू E. दिस इज E एंड दिस इज P. तो स्क्रू को हम ऐसे रोटेट करेंगे P से E के डायरेक्शन में. जब आप ऐसे रोटेट करोगे, राइट हैंड में स्क्रू को पकड़ के ऐसे रोटेट करोगे, तो स्क्रू कैसे होगा, कैसे आएगा? बाहर आएगा.
पेपर का जो प्लेन है उसमें से बाहर की तरफ टॉर्क आ रहा होगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो सी वो यहां पर नीचे लिखा हुआ है. See, the direction of torque is obtained from right hand screw rule. Torque will be perpendicular to the plane formed by P and E and it will be coming out of the paper. Okay, अब कुछ और important चीजें. See, what torque will do, it will try to align the dipole in the direction of uniform electric field. Now, when the dipole is aligned along the electric field, जब डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम ही होता है तो टॉर्क कैसा हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा. जस्ट सी यहाँ पर ये वाली फिगर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. पहले थीटा बना रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया है. अब आपको लगता है इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट करेगा? नहीं एक्ट कर सकता है. ऑलरेडी डाइपोल अलाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में टॉर्क एक्टिंग इज गोइंग टू बी जीरो. सो वो चीज हमने लिख दी है यहाँ पर. अब इसका मतलब क्या हो गया कि डाइपोल इज नाउ आल्सो इन द रोटेशनल equilibrium. So when force acting on the dipole is zero, then we can say that dipole is in translational equilibrium. When torque acting on the dipole is zero, then we can say that the dipole is in rotational equilibrium. So dipole दोनों ही equilibrium में कब होगी? जब external electric field कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा. और डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे. अगर ये कंडीशन है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इट इज जीरो, टॉर्क एक्टिंग विल बी जीरो. इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो. तो इस कंडीशन में टॉर्क विल बी इन बोथ द इक्विलिब्रियम्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सी, जब ये कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में डाइपोल अलाइन हो गया है, ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी डाइपोल की. नाउ सपोज इफ यू वांट टू रोटेट द डाइपोल, आपको अगर उस डाइपोल को घुमाना है. सी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रखा था तो क्या हो गया था? वो रोटेट होके ऐसे हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसने खुद को अलाइन कर लिया था. नॉर्मल कंडीशन ये होती है डाइपोल की. बट सपोज मुझे इस डाइपोल को हटा के ऐसा अलाइन, थोड़ा सा मुझे एंगल बना के रखना है इस डाइपोल को, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा इस डाइपोल के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या कोशिश करेगा? डाइपोल को ऐसे सीधे अलाइन करने की कोशिश करेगा. अब मुझे सपोज इस डाइपोल को यहां से, ये पी को इस तरीके से हिलाना है मुझे, तो आई नीड टू डू सम वर्क ऑन दिस डाइपोल. एंड यू ऑल नो, जब मैं वो वर्क करूंगी इस डाइपोल के ऊपर, इसको हिलाने के लिए मैं अपनी एनर्जी इस डाइपोल को दूंगी, तो वो मेरी जो एनर्जी मैंने इस डाइपोल के ऊपर स्पेंड की है, मैंने जो वर्क किया है इस डाइपोल के ऊपर, वो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बन के उस डाइपोल में स्टोर हो जाता है. सो जब ये डाइपोल ओरिजिनल कंडीशन में ऐसा रहता है, मैं डाइपोल के ऊपर वर्क करती हूँ और उसको ऐसे थोड़ा सा एंगल बनवा देती हूँ, थोड़ा सा हिला देती हूँ डाइपोल को उसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. कहां से आई पोटेंशियल एनर्जी? मैंने वर्क किया था डाइपोल के ऊपर उसको हिलाने के लिए, मेरी वो एनर्जी इस डाइपोल की एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है. एंड नाउ एज सून एज आई रिलीज दिस डाइपोल, ये फटाक से लेकर ऐसे हो जाएगा, वापस ऐसा बन जाएगा वो, क्योंकि इसकी नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है. सो ये इस कंडीशन में अपने आप नहीं रह सकता है, आपको इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा तो ही ऐसा रहेगा. जैसे ही आप यहाँ से इसको छोड़ दोगे, ये वापस ऐसे अलाइन हो जाएगा. ठीक है? Okay, now see all these conditions you can see from this also. ये equation देखो, torque is equals to P E sin theta. So depending on the value of theta, हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी टॉर्क है उसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी. सो हम ये थीटा की अलग अलग वैल्यूज लेंगे एंड देन वील सी टॉर्क के साथ क्या होता है. थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So now see here, first condition, theta is 0.
थीटा 0 मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस कंडीशन में अगर वो ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला था टॉर्क वाला, उसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इज 0, सो अवर टॉर्क ऑल्सो विल बिकम 0। सेम वे यहाँ 360 अगर सब्स्टिट्यूट करो तो साइन 360 भी 0 ही होता है। सो इस कंडीशन में हमारा टॉर्क कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये हमारी वो कंडीशन थी। उसके बाद ये पहले ऐसा था, इसके बाद मैं इसको हिला के 90 डिग्री कर देती हूँ, ये बाद में देखते हैं। इसके बाद सीधा यहाँ आ जाओ, डाइपोल के ऊपर हमने वर्क किया and we have aligned it in such a way that dipole makes angle 90 with electric field. Now just see, our formula for torque was PE sin 90. What is sin 90? It is 1. मतलब टॉर्क कितना हो गया, इतना हो जाएगा। PE sin 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। इसका मतलब ये हमारा टॉर्क कैसा मिला हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क मिल रही है। अब जैसे ही मैं इसको यहां से रिलीज करूंगी, ये हिल के वापस यहां आ जाएगा इस कंडीशन में, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। इसके बाद इसको मैंने घुमा के ऐसे किया, लाइक दिस। तो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, यहां से देखो ये एंगल कितना हो जाता है, एंगल विल बी 180। अगेन साइन 180, आप वैल्यू डालो, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो टॉर्क का हमारा फॉर्मूला क्या था, PE साइन 180। तो अगेन आंसर हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। सो यहाँ पर टॉर्क कितना एक्ट करता है, 0 एक्ट करता है। बट यहाँ पर डिफरेंस है, वो अभी हम बाद में देखते हैं। सो पहले डाइपोल ऐसे था, फिर हमने डाइपोल को ऐसे हिला दिया 90 डिग्री पे, फिर डाइपोल को हमने ऐसे घुमा दिया तो 180 डिग्री एंगल हो गया। अब इस डाइपोल को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो कितना एंगल हो गया, सी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इट इज 270। साइन 270 इज -1। टॉर्क के फॉर्मूला में डालो साइन 270 की वैल्यू, तो टॉर्क क्या होता है, PE साइन 270। साइन 270 इज -1, तो मेरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू -PE हो गया है। एंड जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे ये वापस घूम के ऐसे आ जाएगा। मतलब इन दोनों ही कंडीशन में जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगी ये घूम के वापस ऐसे आएगा, जैसे इसको रिलीज करूंगी ये गोल घूम के पूरा वापस ऐसे आएगा। मतलब ये दोनों ही कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बोल सकते हैं हम। अब एक लास्ट एंगल बचा, सी हम घुमाते घुमाते यहां पर लाए थे 270। अब सपोज इसको घुमा के वापस हम सीधा कर देते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। तो पूरा एक चक्कर हमने गोल घुमा दिया है। So now the angle becomes 360 and again sin 360 is also 0, so हमारा टॉर्क कैसा हो जाता है, 0। So चाहे थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो या थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो, कंडीशन हमारी ऐसी ही होती है। So इन तीनों कंडीशन में थीटा की इन तीनों वैल्यू के लिए टॉर्क एक्टिंग रिमेन्स 0 ओनली। पर फिर भी आप देखो यहाँ ये जो सब लिखा है ये अलग अलग लिखा है, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि अगर मैं डाइपोल को ऐसे छोड़ती हूं तो ये हिलता नहीं है, इट रिमेन्स लाइक दिस ओनली। अगर हम डाइपोल को 180 डिग्री एंगल बना के छोड़ देते हैं तो भी ये अपने आप हिलता नहीं है, इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। सो दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम, दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम। यहां पर अगर हम इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, अगर हम इसको 270 डिग्री एंगल बना के छोड़ देते हैं, ये तुरंत फ्लिप करके वापस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो ये दोनों कंडीशन तो क्लियर है। पर अब यहाँ पर देखो, हियर आई हैव रिटन स्टेबल कंडीशन एंड हियर आई हैव रिटन अनस्टेबल कंडीशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाई दिस इज स्टेबल एंड व्हाई दिस इज अनस्टेबल, उसको देखते हैं। Just see, this was stable condition, stable equilibrium, and this was unstable equilibrium. यहाँ पर थीटा कितना था, 0 था या तो 360 डिग्री था। अब अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा रोटेट करती हूँ, देखो मैंने इस डाइपोल को थोड़ा रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया,
तो what is the angle between electric field and the dipole? It is theta. Okay. अगर अब मैं इसको छोड़ देती हूं तो क्या करेगा वो डाइपोल? वो डाइपोल वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में चला जाएगा। जैसे ही इस डाइपोल को मैं यहां से रिलीज कर दूंगी, ये वापस घूम के इधर आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। मतलब वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस आता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर क्या होता है, सी दिस वाज व्हेन थीटा एंगल बिटवीन P एंड E वाज 180। जब ऐसी कंडीशन होगी, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा हिला देती हूँ इस कंडीशन से, और मैं डाइपोल को ऐसे बना देती हूँ। नाउ सी द एंगल, दिस एंगल इज अगेन थीटा। अब अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूंगी, आपको क्या लगता है ये यहां से वापस इधर नहीं आएगा? ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी दोबारा। इसको अगर आप थोड़ा सा फोर्स देके यहां इतना डिस्प्लेस कर देते हो तो ये घूम के ऐसे यहां आएगा, मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। सो इसको अगर आप डिस्टर्ब करते हो लाइक दिस, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आता है। इसको अगर आप डिस्टर्ब करते हो लाइक दिस, तो ये वापस अपनी कंडीशन में वापस नहीं आता है। ये कौन सी कंडीशन में वापस जाएगा? इस कंडीशन में आएगा। मतलब दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों में कुछ डाउट है तो पूछो। सी हियर, फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेगेटिव साइड है, डाइपोल का ये पॉजिटिव साइड है। ये डायरेक्शंस आगे हमने देखे थे। सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो ये इसको रोटेट करवा के वापस इसको यहाँ ले आएगा, और ये इसको रोटेट करवा के वापस यहाँ ले आएगा, तो फिर से ऐसी कंडीशन आ जाएगी। बट जब इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको थोड़ा हिला के यहाँ लेकर आई थी लाइक दिस वे, इसके ऊपर कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं? सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड है और ये हमारे डाइपोल का पॉजिटिव साइड है। सो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सो इस पर ये फोर्स ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो मतलब ये वाला एरो जो है ये गोल घूम के यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो वो तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ऐसी कंडीशन हो जाएगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशन। इन बोथ दीज कंडीशन हम बोल सकते हैं, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में टॉर्क एक्टिंग इज 0, but still this is stable equilibrium and this is unstable equilibrium. डिफरेंस क्या दोनों में? क्यों ये स्टेबल है? क्योंकि जब मैं इसको डिस्प्लेस करती हूं तो डिस्प्लेस होने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी, ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। यहां पर इसको जब मैं अगर डिस्प्लेस करती हूं इस तरीके से, फिर जब मैं इसको छोड़ देती हूं तो ये वापस ऐसा नहीं बनता है, वापस ऐसी कंडीशन में कभी नहीं आएगा, इसलिए ये अनस्टेबल कंडीशन है। यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो। आप मैसेज कर सकते हो अगर डाउट है तो। स्तुति, आपने मैसेज किया है बट आई कैन नॉट सी दैट मैसेज। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो अगर ये मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है मैसेज। आई एम नॉट एबल टू रीड इट। ओके, मैसेज नहीं आया है तो नाउ विल कंटिन्यू। ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम क्या कर रहे थे? डाइपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे। बट नाउ सपोज डाइपोल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या होगा? जस्ट सी हियर,
Now we are placing a dipole in non-uniform external electric field. अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है. इस कंडीशन में जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा डाइपोल पे वो जीरो नहीं हो सकता है. पिछले कंडीशन में तो क्या था, F1 एंड F2 बोथ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन डाइपोल वर जीरो. क्यों? क्योंकि F1 का फॉर्मूला था Q इंटू ई, F2 का सपोज फॉर्मूला था माइनस Q इंटू ई. दोनों में जो Q की वैल्यू है वो भी सेम थी, E इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी सेम थी. सो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में कैसे हो रहे थे, सेम हो रहे थे, डायरेक्शन में अपोजिट हो रहे थे. सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो था वो कैसा था, जीरो था. यहां पर वो चीज नहीं होगी. नाउ वील कंसिडर टू केसेस. First is when the angle between the dipole moment and electric field is zero. इस कंडीशन में हम जानते हैं टॉर्क कैसा होता है, जीरो. So now see, this is the direction of electric field and this is the direction of our dipole moment. So दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा एंगल बिटवीन E and P is जीरो. इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म है का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में सपोज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस एंड इस रीजन में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर. वो दोनों जगह सेम नहीं है जैसा पिछले केस में था. सो आई हैव रिटन हियर E2 इज ग्रेटर देन E1. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू E1 और यहाँ जो वैल्यू है वो है E2 and this is the direction of increasing electric field. So E2 is greater than E1. अब हम जैसे ये डाइपोल यहाँ पर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट. तो सपोज इफ आई एम कॉलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस Q एज F1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू E1. मुझे यहाँ पर E1 लिखना पड़ेगा, आई कैन नॉट राइट E2 बिकॉज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E1 है. Same way now force acting on charge plus Q, that is suppose F2, तो वो हो जाएगा Q into E2. Why? Because the value of electric field over here is E2. Now I cannot say that F1 and F2 are equal. क्यों equal नहीं है, ये Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, but what about E1 and E2? E1 and E2 are different. See, तो अगर E1 एंड E2 अलग अलग है तो हमारे जो फोर्सेस है F1 एंड F2 वो भी अलग अलग होंगे. Q तो दोनों में सेम ही था, तो E1 और E2 में से किसकी वैल्यू बड़ी है, E2 की वैल्यू बड़ी है. अगर E2 की वैल्यू बड़ी है इसका मतलब क्या हुआ कि F2 बड़ा होगा. सी, as E2 is greater than E1, F2 will be greater than F1. What was F2? F2 was force acting on positive Q. So force acting on positive Q will be greater than force acting on negative Q. अब ये पॉजिटिव Q है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है हमेशा कैसा होता है, प्लस टू माइनस. अगर एरो ऐसा ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका मतलब कि ये नेगेटिव रीजन है और ये पॉजिटिव रीजन है. सो नाउ जस्ट सी हियर, दिस इज अवर पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव फील्ड के तरफ अट्रैक्ट होगा. सो F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेम वे F1 विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब हमने यहां देखा था कि F2 इज ग्रेटर देन F1. सो ये वाला जो फोर्स है वो डोमिनेटिंग होगा, वो ज्यादा बड़ा होगा. सो व्हाट आई कैन से, the resultant force acting on the dipole is along the direction of increasing electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था. तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F2 बड़ा है. सो व्हेन आई डू F2 माइनस F1, रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑन द सेम डायरेक्शन. सो जब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को इस तरीके से रखेंगे तो डाइपोल ऐसे चलने लगेगा, इस डायरेक्शन में चलने लगेगा डाइपोल. सो हम बोल सकते हैं कि डाइपोल इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था क्योंकि टॉर्क कैसा था, जीरो था. सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं था. ऐसे चलेगा डाइपोल. अब हम क्या करते हैं, डाइपोल को उठा के ऐसे उल्टा करके रख देते हैं. So now see, now this is our condition. This is the direction of increasing electric field and this is the direction of our dipole.
दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री. Again, we have studied this. When the angle is 180 degree, torque acting is going to be 0. So, torque नहीं है, so rotational equilibrium में है, but translational equilibrium में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा field कैसा है, non-uniform. Again, in this region, the field is greater. See, E2 is greater than E1. अब हम चेक करते हैं कि डाइपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स कैसे एक्ट करते हैं. तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां ये नेगेटिव चार्ज है. जस्ट अ मिनट. Okay, so now just see, this is the negative and this side of electric field is also negative. So इन दोनों के बीच में क्या होगा, repulsion होगा. So the force acting on this negative charge particle, this F minus, अब 1 2 नहीं बोल रहे हैं, F minus और F plus ऐसा मैं नाम देती हूँ. So negative charge के ऊपर जो force act करेगा will be in this direction. Repulsion होगा, this side is negative. तो वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा. सो देन दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव क्यू, और उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं माइनस क्यू इंटू E2. सेम वे अब ये पॉजिटिव चार्ज है. जस्ट सी हियर, दिस साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, सो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इट विल बी रिपल्शन. सो इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. सी हियर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज. अब इन दोनों फोर्सेस में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा, वैल्यू देखते हैं. ये है QE1, ये है माइनस QE2. अब Q तो दोनों सेम ही है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. E1 और E2 की वैल्यू में फर्क है. सी, E2 इज ग्रेटर देन E1. सो व्हाट आई कैन से, फोर्स acting on negative charge, that is F minus Q will be greater than F plus Q. Means this force is greater. अगर ये फोर्स बड़ा है तो डाइपोल कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन this direction. It will move in opposite direction to the direction of electric field. So ये देखो, the direction of net force on the dipole is this and the direction of increasing field was this. So ऊपर वाले केस में कैसा हो रहा था, दोनों का डायरेक्शन सेम था. Direction of net force was along the direction of increasing field, और यहाँ पर opposite direction में है. पर दोनों ही केसेस में डाइपोल इज गोइंग टू मेक अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो दोनों ही केसेस में डाइपोल इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सो दिस हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसका लास्ट टॉपिक है, ये आपने हमेशा करके देखा होगा. सपोज यू हैव अ स्केल और अ कॉम्ब and you rub that scale or a comb in your hair, and suppose if you try to attract small pieces of paper, then you are able to attract, right? करके देखना, ये बाद में पेपर के छोटे छोटे पीसेस रखना, स्केल को अपने बालों से रब करना और फिर ऐसे पेपर के पीसेस के थोड़ा सा ऊपर वो स्केल को रखना, तो वो सारे पेपर के पीसेस जो हैं वो पहले ऐसे खड़े हो जाएंगे एंड देन अट्रैक्ट होके सीधा स्केल को स्टिक हो जाएंगे. सो वो क्या चीज होती है, जब स्केल है या कॉम्ब है, उसको जब आप अपने हेयर के साथ रब करते हो तो आपका जो कॉम्ब है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. सी, सपोज इफ दिस इज अ कॉम्ब, आपने जब उसको अपने बालों के साथ रब किया था तो कॉम्ब के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि कॉम्ब के ऊपर अब एक चार्ज आ चुका है तो वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है. तो सपोज इफ हियर आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इट इज रेडियली इनवर्ड्स. तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है रेडियली इनवर्ड्स, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होंगे एक दूसरे से, ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. सी, here the field strength will be high, field lines are closely spaced, so here the field strength is high. और जैसे आप यहाँ दूर चले जाते हो, see, field lines are far away from each other, so here the field strength is less, so this field is non uniform. So अब होगा क्या, ये कॉम्ब के आसपास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है.
अब ये पेपर का छोटा सा पीस था, सो इनिशियली ये पेपर का छोटा सा पीस ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ा होगा फ्लैट सरफेस पे। अब ये पेपर का पीस जो है वो तो न्यूट्रल ही है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट जैसे ही ये पेपर का पीस इस कॉम के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो इसके अंदर एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इन द पेपर gets collected on one side and all the negative charges get collected on the other side. So हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पेपर का पीस था वो अब कैसा हो गया है, पोलराइज हो गया है। तो अब ये डाइपोल बन गया हमारा पेपर का पीस। इनिशियली वो ऐसा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पेपर का पीस ऐसा है। डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, माइनस टू प्लस। सो ये P जो मैंने ड्रॉ किया है, this is the direction of dipole. So what is the angle between electric field and dipole? It is 90. Now when theta is not equal to 0, torque also will be not equal to 0. So torque act करेगा इस dipole के ऊपर, जो dipole को घुमाएगा और electric field के direction में align कर देगा। So ये देखो यहाँ पर ये पेपर पीस ऐसा खड़ा हो जाएगा, तो मतलब पहले इसके ऊपर टॉर्क एक्ट किया, इसके लिए आपका पेपर का पीस जो है वो रोटेट हो गया है, एंड नाउ इट विल मेक अ ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डाइपोल तो है अभी, टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 हो गया, अलाइन हो गया इसलिए, बट अभी हमने डाइपोल को किस में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा और ऐसे ऊपर जाके कॉम को स्टिक हो जाएगा। सो ऑल दिस एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन हियर, सो नोट्स हैं आपके पास, सो जस्ट गो थ्रू इट। अभी मैं आपको थोड़े एक दो क्वेश्चन बताती हूँ, तो वो क्वेश्चंस देख लेते हैं।